चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। हम सब जानते हैं कि दुनिया में हर जीव अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहता है, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। लेकिन जब हम पौधों के बारे में सोचते हैं तो ज्यादातर हमारे दिमाग में बस बीज और फूलों की तस्वीर आती है। जी, पर असलियत मुझे लगता है इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। बहुत ज्यादा। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो पौधों की रणनीतियों की एक ऐसी दुनिया खोलते हैं जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से भी कम नहीं लगती। सही कहा। हम ये देखेंगे कि पौधे कैसे अकेले ही अपनी पूरी सेना तैयार कर सकते हैं और कैसे वो दूसरों के साथ मिलकर एक बेहद जटिल नेटवर्क बनाते हैं। और ये दो दुनियाएं सिर्फ अलग नहीं हैं, ये जीवन जीने की दो अलग-अलग फिलॉसफी हैं, आप कह सकती हैं। अच्छा, एक तरफ है अलैंगिक प्रजनन, मतलब अकेले दम पर अपनी हूबहू कॉपी बनाना। ये रफ्तार का खेल है। कम समय, कम ऊर्जा और तेजी से अपनी आबादी बढ़ाना। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा जोखिम है, विविधता की कमी। अब सब एक जैसे होते हैं। और दूसरी तरफ है लैंगिक प्रजनन, जिसमें दो जनक शामिल होते हैं। ये एक मैराथन की तैयारी जैसा है। इसमें समय और ऊर्जा ज्यादा लगती है, लेकिन जो नई पीढ़ी आती है वो मजबूत होती है। उसमें विविधता होती है। हाँ, उसमें विविधता होती है जो उसे बदलते माहौल से लड़ने की ताकत देती है। ये स्पीड बनाम सुरक्षा का खेल है। स्पीड बनाम सुरक्षा, ये तो सुनने में ही मजेदार लग रहा है। तो चलिए पहले इस स्पीड वाले रास्ते यानी अलैंगिक तरीकों की बात करते हैं। मुझे लगता है यहाँ कुछ बहुत ही अनोखी चीजें सामने आने वाली हैं। बिल्कुल। सबसे पहला और शायद सबसे नाटकीय तरीका है बीजाणु निर्माण यानी स्पोर फॉर्मेशन। ओके। इसकी कल्पना ऐसे कीजिए कि पौधे के ऊपर एक छोटा सा कैप्सूल है जिसे स्पोरेंजियम कहते हैं। ये एक तरह का बायोलॉजिकल ग्रेनेड है। बायोलॉजिकल ग्रेनेड। हाँ, इसके अंदर हजारों लाखों छोटे छोटे कण यानी बीजाणु भरे होते हैं जो अगली पीढ़ी की उम्मीद हैं। एक मिनट, मतलब वो पौधा एक तरह का स्पोर बॉम्ब है। वो बस इंतजार करता है सही मौसम का और फिर अपनी अगली पीढ़ी को हवा में उड़ा देता है। ठीक यही होता है। जैसे ही सही तापमान और नमी मिलती है ये कैप्सूल फट जाता है और ये सारे बीजाणु हवा में बिखर जाते हैं। अच्छा। ये बहुत हल्के होते हैं और दूर दूर तक फैल जाते हैं। फिर जहां भी इन्हें सही जगह मिलती है एक नया पौधा उग जाता है। हमारे पास जो जानकारी है उसमें मॉस और लिवरवॉर्ट जैसे पुराने पौधों का जिक्र है जो आज भी इसी कामयाब रणनीति का इस्तेमाल करते हैं। यानी बस एक धमाका और हजारों नए पौधे। ये तो किसी भी जगह को तेजी से कब्जा करने का बेहतरीन तरीका है। बिल्कुल। और कोई तरीका है जो इतना ही सीधा हो? एक और बहुत ही सरल तरीका है विखंडन यानी फ्रैगमेंटेशन। ये खासकर पानी में रहने वाले सरल पौधों जैसे शैवाल में देखने को मिलता है। स्रोत में स्पाइरोगाइरा नाम के हरे शैवाल का जिक्र है जो तालाबों में धागे की तरह तैरता रहता है। हाँ, देखा है मैंने। अगर पानी का बहाव तेज हो या कोई जानवर उसे बीच से तोड़ दे तो कोई फिक्र की बात नहीं, टूटा हुआ हर टुकड़ा अपने आप में एक पूरा नया स्पाइरोगाइरा बन जाता है। मतलब कोई नुकसान नहीं बल्कि आबादी बढ़ाने का एक और मौका। एग्जैक्टली। और अब उस तरीके पर आते हैं जो शायद कई लोगों ने देखा या किया भी होगा। मैंने सुना है कि गुलाब की टहनी काट कर लगा दो तो नया पौधा उग जाता है। क्या ये सच में इतना आसान है? ये तो जादू जैसा लगता है। ये प्रकृति का अपना जादू ही है और इसे कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन? हाँ, इसमें पौधे के किसी कायिक हिस्से यानी जड़, तना या पत्ती से ही एक पूरा नया पौधा तैयार हो जाता है। गुलाब और अनानास में ये कमाल उनके तने में होता है। अच्छा। लेकिन सबसे हैरान करने वाला उदाहरण ब्रायोफिलम नाम के पौधे का है। उसकी पत्ती ही अपने आप में एक पूरी नर्सरी होती है। पत्ती एक नर्सरी होती है? इसका क्या मतलब है? उसके पत्ती के किनारों पर छोटी छोटी कलियां निकलती है। धीरे धीरे उन कलियों से नन्हे नन्हे पौधे उगने लगते हैं जिनकी अपनी जड़ें भी होती है। सही में? पत्ती के ऊपर ही? हाँ, पत्ती के ऊपर। और जब ये पत्ती जमीन पर गिरती है तो ये सारे छोटे पौधे मिट्टी में अपनी जड़ें जमा लेते हैं और देखते ही देखते वहां कई नए पौधे उग जाते हैं। ये प्रकृति का क्लोनिंग का अपना तरीका है, एकदम सटीक और असरदार। वाह! तो अलैंगिक प्रजनन तो सीधा साधा क्लोनिंग का मामला है, तेज, असरदार और कम तामझाम वाला। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा है, जैसा आपने शुरू में कहा। अगर सब एक जैसे होंगे तो एक बीमारी आई और पूरी की पूरी आबादी खत्म हो सकती है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा जोखिम है। तो इससे बचने के लिए पौधों ने क्या तरीका निकाला? यहीं पर फूलों की रंगीन दुनिया सामने आती है ना? बिल्कुल, यहीं से लैंगिक प्रजनन की जरूरत समझ आती है। ये विविधता पैदा करने का तरीका है, एक तरह का जेनेटिक इंश्योरेंस। जेनेटिक इंश्योरेंस? हाँ, और इस काम के लिए पौधों ने जो मशीन तैयार की है वो है फूल।
हम फूलों को सिर्फ खूबसूरती या खुशबू से जोड़ते हैं, लेकिन असल में वो एक बेहद हाईटेक रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अच्छा, ये तो किसी इंजीनियरिंग डिजाइन जैसा लग रहा है। मतलब हर पंखुड़ी, हर हिस्से का कोई खास मकसद होगा। मुझे तो आज तक लगता था कि फूल बस मधुमक्खियों को बुलाने के लिए होते हैं। वो भी एक मकसद है, पर उससे कहीं ज्यादा है। चलिए इस मशीन को थोड़ा खोलकर समझते हैं। जरूर। तो इस मशीन के दो सबसे जरूरी हिस्से हैं, नर और मादा। ज्यादातर फूलों में ये दोनों हिस्से एक साथ ही होते हैं। ओके। फूल के मादा हिस्से को स्त्री केसर कहते हैं। इसे एक रिसीविंग स्टेशन की तरह समझिए। इस स्टेशन के 3 भाग हैं। सबसे ऊपर है वर्तिकाग्र, एक चिपचिपा लैंडिंग पैड। लैंडिंग पैड। इसका काम है हवा में उड़ते या किसी कीड़े पर चिपक कर आए परागकण को पकड़ना। ठीक है, तो परागकण के लिए एक लैंडिंग पैड, उसके बाद? एक बार परागकण लैंड हो गया तो उसे फूल के सबसे निचले हिस्से अंडाशय तक पहुंचना होता है, जहां असली खजाना यानी बीजांड मौजूद है। अच्छा। इसी बीजांड से आगे चलकर बीज बनेगा। तो इस लैंडिंग पैड से खजाने के कमरे तक का जो रास्ता है वो एक पतली सुरंग जैसा है, जिसे वर्तिका कहते हैं। ये पूरा सिस्टम बड़ा सटीक है। समझ गई। एक लैंडिंग पैड, एक सुरंग और एक खजाने का कमरा। ये तो हुआ मादा हिस्सा। हाँ, अब उस डिलीवरी पैकेज की बात करते हैं जो इस लैंडिंग पैड पर आता है, परागकण। वो कहाँ बनता है? वो बनता है फूल के नर हिस्से में, जिसे पुंकेसर कहते हैं। इसके भी 2 भाग हैं। हाँ। एक है परागकोश, जो एक छोटे से कैप्सूल जैसा होता है और इसी के अंदर हजारों परागकण बनते हैं। और दूसरा है तंतु, यानी वो पतली डंडी जो इस परागकोश को थामे रखती है, ताकि हवा या कीड़े आसानी से परागकणों को ले जा सकें। तो अब हमारे पास एक सेंडर है यानी परागकोश और एक रिसीवर है यानी वर्तिकाग्र। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है, ये डिलीवरी होगी कैसे? पौधे तो अपनी जगह से हिल नहीं सकते, ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। और इसी चुनौती ने पौधों को दुनिया के सबसे शानदार नेटवर्किंग एक्सपर्ट्स में से एक बना दिया है। अच्छा। हाँ, परागकणों को एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचाने की इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। और इस काम के लिए पौधों ने एक पूरी डिलीवरी सर्विस बना रखी है, जिसमें बाहरी कारकों की मदद ली जाती है। मोटे तौर पर ये 2 तरह के होते हैं। अच्छा, तो ये डिलीवरी एजेंट्स कौन-कौन है? पहले हैं अजैविक एजेंट्स, यानी निर्जीव चीजें। इसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी है हवा। हवा? हाँ, जिन पौधों में हवा से परागण होता है उनके फूल ज्यादातर दिखावटी नहीं होते। उन्हें किसी को लुभाना नहीं है, वो बस बहुत बड़ी मात्रा में हल्के परागकण बनाते हैं और उन्हें हवा में छोड़ देते हैं। ये एक लॉटरी की तरह है कि कोई ना कोई तो सही जगह पहुंच ही जाएगा। इसी तरह पानी में रहने वाले पौधे पानी के बहाव का इस्तेमाल करते हैं। ये तो हुआ हवा और पानी। लेकिन मुझे लगता है असली खेल तो जैविक एजेंट्स यानी जीवित प्राणियों का होगा। हाँ, असली खेल वही है। हमारे स्रोतों के मुताबिक लगभग 80% फूलों वाले पौधों में परागण इन्हीं के जरिए होता है। 80%? हाँ, ये एक तरह का लेन देन है। पौधे इन एजेंट्स को पराग या मीठे रस यानी नेक्टर के रूप में पेमेंट करते हैं और बदले में ये एजेंट्स उनके परागकणों को दूसरे फूलों तक पहुंचाते हैं। और इन एजेंट्स में सबसे मशहूर तो मधुमक्खियां और तितलियां ही हैं। बिल्कुल। कीड़े मकोड़े सबसे बड़े डिलीवरी पार्टनर्स हैं। फूल अपने चमकीले रंगों और खास पैटर्न से उन्हें विज्ञापन देते हैं, जैसे कि यहाँ सबसे अच्छा नेक्टर मिलता है। हाँ, एक तरह का बिल बोर्ड। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये नेटवर्क सिर्फ मधुमक्खियों तक ही सीमित नहीं है। कुछ फूल पक्षियों को आकर्षित करने के लिए बने हैं, जैसे हमिंग बर्ड। ये फूल अक्सर लाल या नारंगी रंग के होते हैं और ट्यूब जैसे आकार के होते हैं, ताकि पक्षी आसानी से अपनी चोंच डालकर रस पी सकें। सही पकड़ा। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब फूल ने खुद को अपने डिलीवरी पार्टनर के हिसाब से ढाल लिया है। कोई और अनोखा उदाहरण है? एक बहुत ही अनोखा उदाहरण चमगादड़ों का है। जो फूल चमगादड़ों से परागण करवाते हैं वो अक्सर रात में खिलते हैं। रात में? हाँ, उनका रंग हल्का होता है ताकि रात में दिखें, और उनमें से एक खास तरह की थोड़ी फल जैसी या सड़ी हुई सी गंध आती है जो चमगादड़ों को अपनी ओर खींचती है। क्या बात है! ये सह विकास यानी को एवोल्यूशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। दोनों ने लाखों सालों में एक दूसरे के साथ काम करने के लिए खुद को बदला है। यहाँ तक कि कुछ फूल मक्खियों को आकर्षित करने के लिए सड़े हुए मांस जैसी बदबू पैदा करते हैं। सड़े हुए मांस जैसी बदबू, कमाल है। मतलब पौधे कुछ भी कर सकते हैं अपना काम निकलवाने के लिए। बिल्कुल। क्या इस सिस्टम में कोई धोखेबाजी भी होती है? कोई ऐसा जो पेमेंट ले ले पर डिलीवरी ना करे? हाँ, ऐसे चीटर्स भी होते हैं। कुछ कीड़े फूल के नीचे से छेद करके नेक्टर चुरा लेते हैं बिना परागकणों को छुए। अच्छा। है
जिसमें सहयोगी भी हैं और चोर भी। ये पूरा नेटवर्क बेहद नाजुक और जटिल है। तो हमने देखा कि पौधों की दुनिया में दो बिल्कुल अलग रणनीतियां काम कर रही हैं। हम्म, एक है अकेले लड़ने वाले क्लोन की, जो तेजी से अपनी नकल बनाता है, और दूसरा है एक सहयोगी की, जो फूलों, रंगों, खुशबू और इनाम का इस्तेमाल करके हवा, पानी और जानवरों का एक विशाल नेटवर्क बनाता है। संक्षेप में कहें तो अलैंगिक प्रजनन एक स्थिर वातावरण में तेजी से विस्तार करने का एक शानदार तरीका है। ये एक सफल फॉर्मूले को बार-बार कॉपी करने जैसा है। सही है। जबकि लैंगिक प्रजनन एक जटिल लेकिन शक्तिशाली तरीका है, जो आनुवंशिक विविधता पैदा करता है। ये विविधता ही है जो प्रजाति को बदलते मौसम, नई बीमारियों और चुनौतियों का सामना करने की ताकत देती है। ये दोनों ही रणनीतियां इस धरती पर पौधों के अस्तित्व के लिए जरूरी हैं। जटिल और जरूरी है, खासकर जब इसमें जानवर शामिल होते हैं। हाँ, ये बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है। आज जब इंसानी गतिविधियों की वजह से जानवरों की आबादी और उनके रहने की जगहों पर इतना असर पड़ रहा है, जब मधुमक्खियों और तितलियों की संख्या कम हो रही है, तो इसका पौधों की दुनिया पर क्या अनकहा असर पड़ा होगा? क्या हम अनजाने में पौधों के इन हजारों साल पुराने नेटवर्क्स को तोड़ रहे हैं और उनके अस्तित्व पर ये खतरा खड़ा कर रहे हैं?